नमस्कार। मेरा नाम विष्णुदत्त पांडे है। मैं बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो पहले बहुत संक्षेप में अपने विषय में। मेरा जन्म आजमगढ़ में हुआ। मैं 9 साल का था, पिताजी का देहांत हो गया। गांव पर ही इंटरमीडिएट तक पढ़ाई हुई कोयलसा में। मैं 10वीं कक्षा में था कि मेरे मन में दार्शनिक बनने का विचार आया। वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है जहाँ एक सेमिनार में मैंने प्रोफेसर संगमलाल पांडे जी को इस तरह से बात करते हुए देखा स्टेज पे, तो लगा कि दार्शनिक बनना अच्छा है। तो इंटरमीडिएट में मैंने तर्कशास्त्र पढ़ा। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया। तर्कशास्त्र की अच्छी पढ़ाई की, दर्शन की भी अच्छी पढ़ाई की। मेरे कई मित्र आईएएस बन रहे थे तो मेरे मन में भी आया कि आईएएस बनना चाहिए। तो 1984 में मैंने आईएएस पास किया, मेन परीक्षा पास की, इंटरव्यू तक गया। एनी हाउ आईएएस नहीं होने की दशा में फिर करीब 16 साल सड़क पे रगड़ता रहा। रिसर्च इत्यादि करने के लिए यहाँ वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। 1987 में मैंने नेट परीक्षा जेआरएफ पास कर लिया और फेलोशिप मिल गई, तो विश्व भारती शांति निकेतन चला गया रिसर्च करने। इस पूरे दौर में मैंने खूब पढ़ा। मेरा जो पढ़ाई का एरिया था वो बहुविध हो गया, बड़ा अच्छा लगने लगा और नए नए विचार भी मन में आने लगे। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शिक्षा में काम करने की बड़ी ज़रूरत है। ज्ञान विज्ञान हर चीज़ को इंडियनाइज करने की बड़ी ज़रूरत है। वहाँ पर रिसर्च करते हुए विश्व भारती शांति निकेतन में मेरे मित्रों के साथ प्रायः इस मुद्दे पर हम लोगों में वाद विवाद हो जाता था। मेरे मित्र कहते थे कि कहीं विज्ञान भी इंडियन और वेस्टर्न होता है, कहीं गणित भी कहीं किसी लोकेलिटी को लेकर के होती है। तो मुझे लगता था कि नहीं होता है। अगर नहीं होता तो हिंदू केमिस्ट्री क्यों लिखते पीसी राय साहब। खैर वो तो लिखने का अलग कारण है, हिंदू केमिस्ट्री नाम रखा उन्होंने, इंडियन लोग का कंट्रीब्यूशन लिखा। लेकिन इतना तो मेरे समझ में आता था कि साइंस को लेकर या जगत को लेकर के हम भारतीय लोगों का देखने का तरीका, नज़रिया अलग है। प्रकृति को देखने का हमारा तरीका सह अस्तित्व का है, और जो वेस्टर्न तरीका है साइंस का वो एंटागोनिस्टिक तरीका, जहाँ मनुष्य और प्रकृति में ऐसे है। किंतु हम प्रकृति को इसलिए समझते थे भारतीय लोग कि प्रकृति के बीच में सह अस्तित्व बना करके रह सकें, प्रकृति भी रहे हम भी रहें। किंतु आज का विज्ञान प्रकृति को क्षति पहुंचा करके, प्रकृति को कब्जा करके मनुष्य के रहने की बात सोचता है, केवल मनुष्य की बात सोचता है। तो मेरे मन में तभी से आता था कि मैं एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियनाइजेशन के नाम से, एक भारतीयकरण संस्थान के नाम से एक संस्थान बनाऊंगा। इस विषय पर मेरे साथी लोगों से बातचीत होती थी। मेरे एक मित्र थे उड़ीसा के संबलपुर के देवेंद्र प्रधान जी, तो बड़ा सहमत रहते थे मेरे से। वो अपने जंगल के गांव में इसके लिए ज़मीन भी देखने की बात किए कि वहाँ संस्थान बनाया जाए, किंतु वहाँ हाथी और भालू का बड़ा डर रहता था जंगल में। फिर उनके चले जाने के बाद इसको एक्चुअलाइज करने की ज़रूरत भी मंद पड़ गई। फिर मेरे दूसरे मित्र शांति निकेतन में मिले, सुभाष चंद्र राय जी। वो हिंदी भवन में आज भी प्रोफेसर हैं। उनके अंदर बड़ी संगठन की क्षमता थी, तो उनसे भी बातचीत ऐसे हुई संस्थान बनाने की। तो उन्होंने एक संस्थान तो अपने ही बना डाला देवघर में, महाविद्या संस्थान। कुछ दिन उसको चलाए भी। अब वो प्रोफेसर हो गए तो पता नहीं वो संस्थान भी क्या कर रहा होगा। मेरे मन में ये जो भाव था विश्वविद्यालय बनाने का, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियनाइजेशन बनाने का, वो रह गया। वहाँ पर एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे अनिल भट्ट जी, वो सहारनपुर के थे। उन्होंने कहा कि चलो हम अपने गांव की तरफ उधर पहाड़ी में कहीं
कोई पट्टा अट्टा की ज़मीन करेंगे इंतज़ाम। पहले मेरे मन में जो दिमाग में था कि कोई एक आश्रम बनाना पड़ेगा और आश्रम बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। कितना छोटा क्यों ना शुरू करेंगे, कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी। और अगर थोड़ी दूरदर्शिता से उसका यौवन काल देख करके सोचा जाए कि विश्वविद्यालय जैसा कुछ बड़ा सा बनेगा तो उसके लिए ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे मन की बात मन में ही रह जाती थी और रह गई। फिर मेरी नौकरी लग गई, मैं सीतापुर चला गया आरएमपी डिग्री कॉलेज में, वहाँ 5-5.5 साल रहा, घर बनाने लगा वहाँ। इसके बाद मैं काशी विद्यापीठ चला आया। इसी बीच में सन 2014 में सीतापुर में एक महात्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। वो महामंडलेश्वर जी हैं, बम्बई में रहते हैं, स्वामी चिदम्बरानंद जी। मैंने अपने विश्वविद्यालय की परिकल्पना उनसे बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आओ, बम्बई आओ, वहाँ संत लोग की एक सभा होगी, हम उसमें प्लान रखेंगे। खैर हम वहाँ गए। ये प्लान तो नहीं आगे बढ़ पाई, लेकिन अच्छा अनुभव रहा महात्मा जी के साथ मेरा, और उनका स्नेह मुझे आज भी मिलता है, पूर्ववत मिलता है। वो विश्वविद्यालय बनाने की परिकल्पना मेरी लिखी लिखाई, उसको कुछ पृष्ठों में मैंने लिख भी डाला, मैं आप लोग को प्रेषित भी करूँगा। उसे अभी फ़िलहाल मेरी मुलाकात डॉक्टर कमल टावरी जी से हुई, उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये कोरोना काल में परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब कहीं कोई आश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यह विश्व गुरुकुल का एक महाअभियान बना करके इसे शुरू किया जा सकता है, आज अभी इसी क्षण अपने घर से। परिस्थितियां बदलेंगी, एक मॉडल के तौर पे कहीं बनाना होगा तो दीगर बात होगी, अलग बात होगी। तब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, तब पैसों की बात आएगी। पैसे लेने के लिए जहाँ तक मैंने प्लान सोचा था, पहले भी सोचा था कि बिना किसी सरकारी सहायता के मैं ये विश्वविद्यालय बनाऊं, जनता के सहयोग से बनाऊं, और जनता से भी ज़्यादा कोई मोटी रकम सहयोग नहीं, प्रति नागरिक 1 रुपया एक बार, केवल एक बार जीवन में 1 रुपया प्रति नागरिक, ये सोचा था। तो इसकी ज़रूरत तो खैर बाद में कभी आएगी तो देखा जाएगा। अभी तो यह विश्व गुरुकुल की जो परिकल्पना है मेरी, इसको एक अभियान के तौर पर मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। विश्व गुरुकुल, यह जो विश्व गुरुकुल है, यह आज बड़ा ज़रूरी लगता है, बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, हर घर में आज इसकी ज़रूरत, इसको खोलने की ज़रूरत महसूस हो रही है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है साल भर से, तो 1.5-2 साल से हम लोग 1.5 साल से देख रहे हैं। बच्चे बेचारे दिशाहीन हो गई, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर में क्या करें समझ में नहीं आता। गार्जियन भी परेशान है। आप सोचिए ज़रा, ये खाली लिखाई पढ़ाई कहने की बात नहीं है कि पहले हमारा परिवार ही एक पाठशाला होता था। माता पहला आचार्य होती थी, तो आज क्या उसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता? आज हम अपने घर में ही अपने बच्चों को बैठा करके क्या कुछ सिखा नहीं सकते? सिखाया क्या जाए? सिखाना भी बड़ा आसान है, क्या सिखाया जाए इसका विषय वस्तु भी बड़ा आसान है। मेरे मन में आया, ये विश्व गुरुकुल काहे को क्यों चले, क्यों खोला जाए, क्यों चलाया जाए, कैसे चलाया जाए? इस पर मेरे मन में ये विचार आया कि पहले ऋषि मुनि लोग वेद के सैद्धांतिक कठिन ज्ञान को जन सामान्य के लेवल पर उतारते थे। अगर भास्कराचार्य बराहमिहिर ब्रह्मा के दिन का कैलकुलेशन करते थे, गणित लगाते थे ज्योतिष में, तो हमारे गांव की झवरा भौजी उस ब्रह्मा के दिन का वाक्य प्रयोग करती थी। मैंने जब इंटरमीडिएट में मैं पढ़ता था गांव के, तो मेरा हल चलाने वाले जेठू भैया की पत्नी हमारी माता जी से एक दिन बात कर रही थी कि अरे मैया, घबराए के कौन काम हो, 1 महीना का दिन कौनो ब्रह्मा का दिन है? कोई 1 महीने समय बिताने की बात थी। इस पर वो कह रही थी कि 1 महीने का दिन क्या कोई ब्रह्मा का दिन है?
चुटकी में कट जाएगा। तो मुझे ये बात ठनकी कि ब्रह्मा का दिन क्या है, और आज मैं जान पाया इतना पढ़ लिख करके कि ब्रह्मा का दिन क्या होता है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहरजत ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युग के बराबर होता है। बहुत बड़ी लंबी कालावधि है हे भगवान। तो जो बराहमिहिर, आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथ जिसका वो गणितीय उल्लेख करते हैं, उस टर्म का प्रयोग हमारी अशिक्षित माता जी, हमारी झबरा भौजी वाक्य प्रयोग करती है। तो वेद के गहन ज्ञान को कॉमन पीपल तक ले आना, यही हमारे वेदों का मोटो था, कृणंतो विश्वमार्जम, विश्व को आर्ज बनाओ। तो यदि मैं इस मोनोग्राम को लेता हूं कि विश्व को आर्ज बनाओ, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। बहुत लोग आर्ज बनाने के नाम पर, बहुत कुछ हुआ है अभी अतीत में, इतिहास में, लोगों को भय हो सकता है कि पता नहीं कैसा आर्ज बनाने की बात कर रहा है। एक बात बताऊं, हमने कभी बलपूर्वक, बलजोरई में किसी को आर्ज नहीं बनाने की सोची, नहीं। हमने एक श्रेष्ठतर, उच्चतर जीवन प्रस्तुत किया, जीवन आदर्श प्रस्तुत किया कि मुझे देखो, हो सको तो मेरे जैसे हो जाओ। मैं कोट करूंगा मनु का वही श्लोक। मनु कहते हैं कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लो। किससे? जो लोग हमारे इस भूमि पे पैदा हो गए हैं, जीवन के एक एक आयाम में, एक एक डायमेंशन में उन्होंने एक एक ऊंचाई, इतनी ऊंचाई प्राप्त कर लिया, त्याग में, बलिदान में, दान में, सत्य में, धर्म में, दया में, करुणा में, ऐसे मानक प्रस्तुत कर दिए हैं। जी सीख सको तो उससे अपने जीने का तरीका सीखो। तो स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, मेरे विश्व गुरुकुल इस अभियान का जो मोटो वाक्य होगा, वह मैंने सोचा कि वह बने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपने अपने चरित्र की शिक्षा लें। कैसे लें, कहाँ से लें, इसके बड़े आसान आसान तरीके हमारे ग्रंथों में सुझाए गए हैं। मैं अब अपनी बात इसमें क्रम में समाप्त करने वाला हूँ, इसलिए गीता को कोट करता हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जब समझ में न आए कि चरित्र की शिक्षा कैसे ली जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना। तो तुम अब हे अर्जुन, जब तुम्हें समझ में न आए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो तुम किसी लोकल महाजन के पास जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात पूर्वक उससे जानो, परिप्रश्नेन, अकुरिट प्रश्न करके, उसको खिंचाने के लिए प्रश्न नहीं करो, सेवा के द्वारा, प्रणति के द्वारा उससे तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते, वो तुम्हें रास्ता बता सकता है। तो तुम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस प्रकार से मैं आज ये मेरा आप लोगों से पहला वार्तालाप है। मैं एक विश्व गुरुकुल अभियान से का आह्वान करता हूँ। वही जब तोर डाक सुने के ना आसे तबे एकला चलो रे। मैं एकला कूद पड़ा हूँ इसमें। मैंने अपना सीतापुर का मकान, मैंने अपना बनारस का मकान इस विश्व गुरुकुल का केंद्रीय कार्यालय बना डाला है। उसके रूप में मैं उसे घोषित कर दिया हूँ, मैं उसे सौंप रहा हूँ आप सबको। आप सब लोग इस मेरे अभियान से जुड़े। ये मेरा अभियान नहीं है, आप सबका अभियान है, और ये घर घर में है, जन जन में है। मैं इसी आशा के साथ आप लोगों का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। और चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े ओटी पर उसी ओर। आपके दो कदम जिस रास्ते चलेंगे, करोड़ों कदम उसी रास्ते चलने लगेंगे। धन्यवाद।